सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली ऑनलाइन कक्षा में मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, लिखित है, उन्होंने इस अपने संस्मरण में एक व्यक्ति विशेष, मुख्य रूप से एक खास व्यक्तित्व विशेष के बारे में बताया है, जो है फादर कामिल बुल्की। मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में उनके विषय में आपको काफ़ी बातें बताई कि फादर बुल्की का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को क्यों बनाया, ठीक है। उसके साथ साथ फादर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से उनके कैसे संबंध थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये सब बातें मैंने बताई। इसके बाद अब यही प्रकरण जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, इसका दूसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसको हम यहाँ पे लेखक ने फादर कामिल बुल्की की एक एक खास बातें, उनके सरोकार गुण, ठीक है, उनके कार्य, जो लोगों के मतलब जो हिंदी भाषा को और ज़्यादा उन्होंने क्या बनाया, प्रगढ़ बनाया, उन्होंने कार्य किए, हिम्मत नहीं आ रही, और तो और जो सभी लोगों के हृदय में क्या है, समाये हुए थे, क्योंकि वो बड़े भाई के जैसे थे, पुरोहित के समान थे, एक देवदारू वृक्ष की छाया के समान थे, जो सभी को शीतलता प्रदान करती है। एक ऐसा वृक्ष जो सभी को शीतलता प्रदान करती है, छाया प्रदान करती है, इस रूप में उभर कर सामने आए। ये सरोकार गुण जो हैं, मानवीय गुण जो हैं, उनमें उनको प्रकट किया है। मानवीय गुण जो है उनको प्रकट किया है। किसके मानवीय गुण? फादर कामिल बुल्की के। देखो, पहला यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर इसके एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर को। तो देखो, फादर के प्रति उनकी माँ ने बचपन में क्या घोषित कर दिया था तथा क्यों, इससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जब फादर कामिल बुल्की अपनी जन्मभूमि रैम्सचैपल को छोड़ करके भारत आए, तो उन्होंने ये बातें जो है किसको बताई? लेखक को। क्यों बताई? क्योंकि लेखक से उनका अंतरंग संबंध था, गहरा संबंध था, जो पिछले 35 सालों से जो है लेखक इस बात के साक्षी हैं, ठीक है। तो माँ ने बचपन में क्या घोषित कर दिया? कि माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था, फादर के प्रति बातें हैं ये, कि बेटा हाथ से निकल गया, अर्थात फादर हाथ से निकल चुके थे, और वाकई में ऐसा हुआ भी। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनके हाव भाव, चेष्टा, धर्म के प्रति जो चेष्टा, लगाव, जो मतलब जो रुचि थी धर्म के प्रति, धर्म विषयक जो है, क्योंकि रैम्सचैपल जो है धर्मगुरुओं, पादरियों और धर्मगुरुओं की जन्मभूमि है, पादरियों की है, और गिरजों की क्या है, वो भूमि है, क्या? रैम्सचैपल। और रैम्सचैपल में किसका जन्म हुआ? फादर कामिल बुल्की का। तो मैं विस्तार पूर्वक कह देता हूं कि फादर के प्रति उनकी माँ ने बचपन में यह घोषित कर दिया कि बेटा हाथ से निकल गया। जब वो बीटेक इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय बीच में ही, उस पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके वो अपने धर्मगुरु के पास चले गए और अपनी इच्छा प्रकट करने लगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो मतलब क्या बनना चाहते हैं? पादरी बनना चाहते हैं। वो क्या बनना चाहते हैं कि मतलब संन्यास लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? संन्यास लेना चाहते हैं, और धर्मगुरु बनना चाहते हैं। उनकी तरह ही क्या बनना चाहते हैं? धर्मगुरु बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ करके संन्यास लेने का निश्चय किया, और वो संन्यास किस रूप में था? कि वो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके किसी अन्य जन्मभूमि पर क्या मतलब कदम रखें, अर्थात किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य देश में आकर के वो अपने कार्य को आरंभ करें, धार्मिक कार्य को आरंभ करें, धर्म की शिक्षा देवें। और ऐसा हुआ भी। और वो मतलब उस समय संन्यास लेने वाला जो है अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है कि वो, उन्होंने पूछा, उनके धर्मगुरु ने पूछा, कहाँ पर? रैम्सचैपल के जो स्थित जो उनका जो एरिया, वहाँ पर जिन्होंने अपने धर्मगुरु को के पास जब गए, तो उन्होंने धर्मगुरु ने पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो? तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की
कि वो भारत को अपना क्या बनाना चाहते हैं, कर्म भूमि बनाना चाहते हैं, वो भारत जाना चाहते हैं और भारत आकर के क्या बनना चाहते हैं, धर्मगुरु बनना चाहते हैं, पादरी बनना चाहते हैं। संन्यास ले लिया उन्होंने। तो ये बातें जो हैं फादर के प्रति उनकी मां ने बचपन में घोषित कर दी थी। देखो आगे क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत आकर फादर कामिल बुल्के ने किन नियमों का पालन किया और कौन कौन से कार्य आरंभ किए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका ये बड़ा भी है। तो देखो बच्चों, भारत आकर के फादर कामिल बुल्के ने सर्वप्रथम जो है जीसट संघ में जो है, जीसट संघ क्या है बच्चों, जीसट संघ जो होता है क्रिश्चियंस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो वहाँ पे पढ़ाई की जाती है, वहाँ पे जैसे अध्ययन किया जाता है, ठीक है, धर्मगुरु कैसे बने, धर्मगुरु के जो आचरण है, नियम है, भाई धर्मगुरु कैसे कैसे बने, अपना मतलब अपने कार्य कैसे आरंभ करें, धर्मगुरु के लिए, धर्मगुरु बनने के लिए कौन कौन से नियम और कायदे होने चाहिए, ठीक है। ये तो हालांकि उन्होंने पहले ही सीख ली थी, लेकिन वहाँ पे जीसट संघ में जीसट संघ से 2 साल उन्होंने क्या की, पादरियों के बीच में रह करके, मतलब जो भी जितने भी क्या थे फादर्स जो थे, अलग अलग चर्च के जो फादर थे, ठीक है, उनके बीच रह करके उन्होंने क्या की, पादरियों के बीच में आकर के उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की, धर्म आचरण की पढ़ाई की। मतलब सबसे पहले भारत आकर के उन्होंने पादरियों के बीच में रह करके 2 साल तक जो है पादरियों के बीच रह करके धर्माचार की पढ़ाई की। फिर उसके बाद 9-10 साल जो है दार्जिलिंग, भारत के स्थित जो दार्जिलिंग है वहाँ पर जो है उन्होंने पढ़ने चले गए। दार्जिलिंग में क्या चले गए, पढ़ने चले गए। 9-10 साल जो है कहाँ पे चले गए बच्चों, दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग में जाकर के उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद जब दार्जिलिंग पढ़ने चले गए तो फिर कलकत्ता से उन्होंने BA किया और इलाहाबाद से उन्होंने MA किया। इलाहाबाद से क्या किया उन्होंने, MA। तो विस्तार पूर्वक वर्णन किया है यहाँ पर। तो पहले आपको क्या लिखना है कि भारत आके सर्वप्रथम फादर कामिल बुल्के ने जीसट संघ में 2 साल जो है पादरियों के बीच रह करके क्या की, धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद 9-10 साल दार्जिलिंग चले गए वहाँ पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, मतलब कलकत्ता से उन्होंने BA किया और इलाहाबाद से क्या किया, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की। अब वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, तो उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है हिंदी विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। उन दिनों धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो शोध प्रबंध, अब आता है PhD, शोध प्रबंध मतलब PhD करने की बारी। तो प्रयाग विश्वविद्यालय जो है शोध प्रबंध कहाँ से की, प्रयाग विश्वविद्यालय से किस विषय में की, राम कथा उत्पत्ति और विकास से उन्होंने क्या किया, शोध प्रबंध किया, PhD की। और इसकी चर्चा उन्होंने इसके बारे में उन्होंने अपने परिमल जो संस्था इलाहाबाद में पहले मैं वर्णन कर चुका हूँ कि परिमल में जहाँ पर अनेकों असंख्य जो हैं लेखक, उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार, कविकार जो हैं वहाँ पर एकत्रित होते हैं और वहाँ संगोष्ठी होती है और वो अपने अपने विषय पर चर्चा करते हैं। तो इसका वर्णन जो है उन्होंने उसके बारे में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर चर्चा भी की। कहाँ पर की, परिमल में, ठीक है। अब एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भारत आकर फादर कामिल बुल्के ने किन नियमों का पालन करते हुए कौन कौन से कार्य आरंभ किए। सर्वप्रथम कौन से नियमों का पालन किया कि धर्माचार्य के प्रति, मतलब धर्मगुरु कैसे बने, धर्माचार्य की पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए उन्होंने क्या क्या नियम और कानून कायदे का पालन करना है, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो रूल्स जो होते हैं, उनका क्या बखूबी पालन किया। और धर्म पादरियों के बीच जो है वहाँ पर जो मतलब 2 साल जो है, ठीक है ना, 2 साल जो है जीसट संघ के पादरियों के बीच, जीसट संघ में पादरियों के बीच 2 साल जो है धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद क्या किया, 9-10 साल जो है दार्जिलिंग चले गए पढ़ने के लिए। उसके बाद कलकत्ता से BA किया और इलाहाबाद से MA किया। यहाँ तक ही आपका लिखना है। उसकी देखो, फादर ने सेंट जेवियर कॉलेज में किस पद पर आसीन रहे तथा कौन कौन से कार्य पूर्ण किए, इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो इससे पहले क्या किया उन्होंने, ये सारी बात, मतलब MA तक की पढ़ाई की। MA के बाद क्या हुआ, डॉक्टर रघुवंश उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और उन्होंने शोध प्रबंध यानी PhD जो है प्रयाग विश्वविद्यालय की, मतलब प्रयाग विश्वविद्यालय में रहकर जो PhD की। और कौन से विषय से की, राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस सब्जेक्ट से, राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस विषय से उन्होंने क्या किया,
शोध प्रबंध पूरा किया, अर्थात शोध प्रबंध मतलब पीएचडी पूरी की 1950 में। कब किया? सन 1950 में। सन 1950 में उन्होंने ये कहा, मतलब अपनी पीएचडी पूरी कर ली। इसकी चर्चा उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा जो है उन्होंने परिमल में अध्याय भी पढ़े, मतलब इसकी चर्चा की, इसके अर्थात इसके अध्याय भी परिमल में पढ़े गए। मतलब जहाँ पर मैंने परिमल के बारे में आपको पहले बताया तो इसके अध्याय उन्होंने वहाँ पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, फादर ने सेंट जेवियर कॉलेज से किस पद पर आसीन रहता था, कौन से कार्य पूर्ण किए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद आपको बता देता हूँ कि फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, वहीं पर रहकर देखो, फादर ने मातरलिंग का प्रसिद्ध नाटक जो है ब्लू बर्ड, उसका रूपांतरण हिंदी में रूपांतरण किया, और किस नाम से किया? नील पंछी के नाम से इन्होंने रूपांतरण किया। देखो, फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक जो है, क्या मातरलिंग जो एक विदेशी नाटककार हैं जिन्होंने अपने एक रचना, बहुत फेमस रचना है ब्लू बर्ड, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? फादर कामिल बुल्के ने। कहाँ पर किया? भारत में। किस नाम से किया? नील पंछी के नाम से उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया। ठीक है, अब बाद में वो सेंट जेवियर कॉलेज से में चले गए। बाद में वो क्या हुए? सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। बाद में वो सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी किस पद पर आसीन रहे, मतलब हिंदी तथा संस्कृत विभाग के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। तथा कौन से कार्य पूर्ण किए? यहीं पर रह करके, अर्थात सेंट जेवियर्स कॉलेज। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? रांची में। तो फादर ने सेंट जेवियर कॉलेज रांची अर्थात उस समय कहाँ था? बिहार में। उस समय बिहार में था। तो फादर ने सेंट जेवियर कॉलेज रांची में किस पद को ग्रहण किया? वे हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने पहले तो, और वहाँ पर जो है, ठीक है ना, वहाँ पर कौन से कार्य पूर्ण किए? पहला, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मतलब अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का क्या किया उन्होंने? ट्रांसलेशन किया, मतलब अंग्रेजी जो डिक्शनरी है, जो इंग्लिश डिक्शनरी है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेशन किया, दोनों में उसमें कन्वर्ट किया, हिंदी में भी कन्वर्ट किया। अर्थात उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश जो है वहीं पर तैयार किया। ठीक है ना, पूरा किया, उसका कार्य पूरा किया, और वहीं पर रह करके उन्होंने, ठीक है ना, वहीं पर रहकर उन्होंने जो है और बाइबल का अनुवाद भी किया। वहाँ पर रहकर उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। बाइबल का अनुवाद किस में किया? हिंदी भाषा में किया। पूरे कितने वर्ष रहे वो? 47 साल भारत में रहे, और 73 वर्ष की ज़िंदगी जी करके उन्होंने अंतिम सांस ली। 73 वर्ष की ज़िंदगी जी करके उन्होंने भारत में अंतिम सांस ली, और अपने ईश्वर को प्यारे हो गए। ठीक है ना, अपने ईश्वर को प्यारे हो गए। दिल्ली आए, बीमार पड़े, लेखक को इस बात की कोई खबर नहीं हुई। कि वो दिल्ली कब आए, कब बीमार पड़े, और कब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, कब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इस धरती पर अपना शरीर त्याग दिया। ये बात लेखक को बाद में पता नहीं चली। जब उन्हें पता चली तो वो कहाँ चले गए? इलाहाबाद। कौन? लेखक। तो एक बार फिर से, फादर ने सेंट जेवियर कॉलेज रांची में किस पद पर को ग्रहण किया? किस पद को ग्रहण किया था? किस पद पर आसीन रहता था? कौन से कार्य पूर्ण किए? तो इसका सार्थक उत्तर है कि फादर ने सेंट जेवियर कॉलेज रांची में किस पद पर रहे? रांची में वो रहे हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने, और वहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा किया। और इसके साथ साथ क्या किया बच्चों? इसके साथ साथ उन्होंने जो है बाइबल का अनुवाद भी पूरा किया। ठीक है, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। लेखक फादर की इस विचारधारा के प्रति क्या विचार प्रकट करते हैं? तो देखो, जब वहाँ पर जब लेखक को पता चला कि वो
अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, अंतिम सांस उन्होंने मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, तो उनकी याद उन्हें सताने लगी, उनकी यादें उनको सताने लगी। किसको सताने लगी? लेखक को। तो इस बारे में उन्होंने अपनी रचना में, अपनी संस्मरण में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। तो एक बात लिखा है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, ठीक है ना। संकल्प अर्थात जो बात ठान लेते थे उसको पूरा कर कर रहते थे, जो बात ठान लेते थे, संकल्प था उनको, जो बात ठान लेते थे उसको पूरा करके रहते थे। तो कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। कभी कभी लगता था कि लेखक फादर के प्रति, इस विचारधारा के प्रति अपने विचार ये प्रकट करते हैं कि कभी कभी उन्हें लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जिससे रिश्ता निभाते थे तो उसको दसियों साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि फादर कामिल बुल्की किसी से भी अपना रिश्ता कायम करते थे, जिससे भी अपना टर्म्स जो है जोड़ लेते थे, अच्छे संबंध स्थापित, उससे वो अच्छे संबंध स्थापित करते थे। 10 साल मिलने के बाद भी, अर्थात जब 10 साल बाद भी अगर कोई मुलाकात होती तो वो उसकी गंध, मुलाकात की गंध जो 10 साल पहले मिले थे, अर्थात काफ़ी साल बाद भी वो भूलते नहीं थे। अर्थात जिस किसी से भी वो मिल लेते थे तो उससे वो 10 साल बाद भी अगर उनसे मिले, किनसे मिले? फादर कामिल बुल्की से मिले, तो उसकी गंध, उसकी सुगंध जो है उसकी महसूस होती थी। अर्थात वो उस मुलाकात को भूलते नहीं थे जो 10 साल पहले मुलाकात होती थी। किसी भी चाहने वाले से, अपने किसी चाहने वाले से अगर वो मिल लेते थे तो उसको 10 साल बाद भी नहीं भूलते थे। उस बंदे को, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को वो नहीं भूलते थे, क्योंकि उससे अच्छा संबंध, गहरा संबंध स्थापित कर लेते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर लेखक ने ये बात क्यों की है? क्योंकि लेखक फादर की इस विचारधारा के प्रति क्या विचार प्रकट करते हैं कि संकल्प से सन्यासी क्यों मानते हैं। उनको कभी कभी लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि जब लेखक दिल्ली आते, वो फादर कामिल बुल्की दिल्ली आते, तो समय निकाल करके, खोज करके 2 मिनट के लिए भले ही लेखक से जरूर मिलते थे। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, सब कुछ झेल करके, सभी कष्टों को झेल करके लेखक से 2 मिनट जरूर मिलते थे। लेखक से 2 मिनट जरूर मिलते थे। जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, जब अंतिम सांस ले चुके थे, जब वो भगवान को प्यारे हो चुके थे, उस समय भले ही वो लेखक से नहीं मिल पाए, लेकिन जब तक उनकी सांस थी, जब तक उनकी सांस थी, मतलब तब तक वे लेखक से जरूर मिलते थे। जब भी इलाहाबाद से दिल्ली आते, इलाहाबाद से जब भी दिल्ली आते, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, सभी कष्टों को झेल करके, सभी परेशानियों को झेल करके लेखक से 2 मिनट जरूर मिलते थे। तो इसीलिए लेखक ने उनको संकल्प से सन्यासी माना है। इसी विचारधारा को देख करके लेखक ने उनको संकल्प से सन्यासी माना है। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न आता है, यह कौन सन्यासी करता है? देखो, यह कौन सन्यासी करता है, इस पंक्ति से लेखक के मन में फादर के प्रति क्या विचार उद्घाटित होते हैं? ये वही वैसा ही जो मैंने अभी बताया, उसी, ये वही उत्तर है, इसका भी उत्तर वही होगा। ठीक है ना, इसका उत्तर भी यही होगा। ठीक है, जो मैंने पहले बताया है। यह कौन सन्यासी करता है, इस पंक्ति से लेखक के मन में फादर के प्रति क्या विचार उद्घाटित होते हैं? ये दोनों जो हैं सेम हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन इसके उत्तर जो हैं सेम हैं। मतलब क्या लिखोगे आप कि फादर बुल्के यह कौन सन्यासी करता है? तो लेखक ने फादर बुल्के को संकल्प से सन्यासी माना है। कभी कभी उनके मन में यह भी आता है कि वो मन से सन्यासी नहीं है, क्योंकि इस जो वे फादर कामिल बुल्के जब किसी से भी मिलते थे, जब किसी अपने चाहने वाले से मिलते थे, तो उसकी सुगंध 10 साल बाद भी महसूस होती थी। फादर कामिल बुल्के को उसकी सुगंध, उस मुलाकात की सुगंध 10 साल बाद भी महसूस होती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब किसी से वो मिल लेते थे, एक बार जब किसी से वो मिल लेते थे, अगर उससे 10 साल बाद भी मुलाकात हो जाए, उस व्यक्ति से, उस शख्स से 10 साल बाद भी अगर मुलाकात हो जाए, या काफ़ी वर्षों बाद भी मुलाकात हो जाए, तो वो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति विशेष को भूलते नहीं थे। अर्थात वो अपने अंतरंग संबंध निभा लेते थे, उसके प्रति क्या रखते थे? एक अच्छा क्या रखते थे? चाह रखते थे। ठीक है ना, उसको अपने हृदय में, उस चाहत को अपने हृदय में समा लेते थे, और 10 साल बाद भी उसकी गंध उन्हें महसूस होती थी। लेखक ने क्यों लिखा है? क्योंकि जब फादर कामिल बुल्के इलाहाबाद से दिल्ली आते,
तो 2 मिनट के लिए वो लेखक से जरूर मिलते थे, चाहे उस समय आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कितने भी कष्ट हो, खोज करके, लेखक को खोज करके, उन्हें ढूंढ करके वो 2 मिनट की मुलाकात जरूर करते थे, ठीक है ना। और इसी विचारधारा को उन्होंने अपने संस्मरण में प्रस्तुत किया लेखक ने, और उन्हें संकल्प से सन्यासी माना। इसी विचारधारा को देखकर उन्हें संकल्प से सन्यासी माना है। बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, फादर को किस विषय के प्रति झुंझलाते हुए देखकर लेखक ने उनके किस उत्साह को अपने संस्मरण में प्रस्तुत किया। अब किस उत्साह को, अब फादर को किस विषय के प्रति झुंझलाते हुए देखा, झुंझला के मतलब उत्साह प्रकट करते हुए, झुंझलाते मतलब हिम्मत दिखाते हुए, मतलब कि वाकई में ये काम होना चाहिए। उन्हें जो बात पसंद नहीं आती थी वो सबको सामने बोलते थे, अर्थात वे हिंदी भाषा को, अर्थात किस विषय के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति झुंझलाते हुए देखा है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को हिंदी भाषा के प्रति झुंझलाते देखा है, ठीक है। किस भाषा के प्रति झुंझलाते देखा है, हिंदी भाषा के प्रति उन्हें तकलीफ बयान करते देखा है। उसे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें क्या प्रबल इच्छा थी। अब कहने का तात्पर्य कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी विषय के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति झुंझलाते देखा है, क्योंकि वे चाहते थे कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में क्या हो, सबके समक्ष प्रस्तुत हो, राष्ट्रभाषा के रूप में सबके समक्ष आए, ठीक है ना, उजागर हो, राष्ट्रभाषा के सामने, राष्ट्रभाषा के रूप में क्या हो, व्याख्यातित हो, अर्थात सबके राष्ट्र, और उन्हें हिंदी भाषा बोलने वालों, मतलब जो हिंदी भाषी थे, उन्होंने देखा कि जो हिंदी भाषी थे, हिंदी बोलने वाले थे, वही लोग हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी देखा, तो इस विषय के प्रति उन्हें झुंझलाते देखा है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को हिंदी भाषा के, हिंदी विषय के प्रति झुंझलाते देखा है, हिंदी विषय के प्रति झुंझलाते देखा है। वे चाहते थे कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में, वे चाहते थे कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में उजागर हो, उन्हें हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा, प्रबल इच्छा थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ लेखक ने ऐसे लोगों को भी देखा जो हिंदी भाषी थे और जो हिंदी भाषा की आलोचना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उन्होंने देखा है कि वे लोग हिंदी भाषी होकर भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं देखना चाहते। उन्होंने ऐसे लोगों को भी कटाक्ष किया है, ऐसे लोगों के प्रति भी उन्होंने क्या किया, कटाक्ष किया है, ठीक है। आगे देखना कि मतलब बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी के दुख, हिंदी विषय के दुख तकलीफ के बारे में उन्हें झुंझलाते देखा है, मतलब हिंदी भाषा की तकलीफ, मतलब उन्होंने इसी तकलीफ को बयान करते देखा है कि उनके मन में, मंच पर, हर मंच पर, वे जब भी किसी मंच पर उपस्थित होते थे तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की जो प्रबल इच्छा थी उसके बारे में बयान देते हुए उन्हें देखा है, दुख और तकलीफ महसूस करते हुए देखा है। किसने देखा है? लेखक ने, सर विश्वदयाल सक्सेना ने। और उन्होंने देखा है, लेखक ने यह भी देखा है कि जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, जो हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, वे ही लोग हिंदी भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। फादर कामिल बुल्के को इस दुख और तकलीफ को बयान करते हुए देखा है, इसी दुख और तकलीफ को बयान करते हुए देखा है। किसने देखा है? सर विश्वदयाल सक्सेना ने। उनके इसी उत्साह को उन्होंने अपने संस्मरण में प्रस्तुत किया है। फादर के वे कौन से स्वभाव जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, लेखक ने अपने संस्मरण में उकेरे हैं। तो देखो बच्चों, तो ये इससे पहले हिंदी भाषा के प्रति उन्हें झुंझलाते देखा है, ये बता दिया। अब आगे आता है कि घर परिवार के निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना। फादर के वे कौन से स्वभाव थे? उनका स्वभाव क्या था कि जब भी वो किसी उत्सव और समारोह में शामिल होते थे तो वे घर परिवार, जब भी वे किसी व्यक्ति के किसी आयोजन, मतलब घर के आयोजन में, घर में जो भी जन्मदिन हो या कोई और भी कई उत्सव हो, जब भी वो उपस्थित होते थे अपने चाहने वाले के किसी घर में, अपने चाहने वाले के मतलब अपने चाहने वाले, मतलब वो किसी को भी वो सबसे मुलाकात करते थे। अब फादर के प्रति जो विशेष लगाव था कई लोगों में था, फादर के प्रति जो था कई लोगों में, उनके फादर के प्रति क्या थी? मोहब्बत थी, विशेष लगाव थी, अपनापन था। अब जब फादर कामिल बुल्के जब किसी से भी मुलाकात करते
जब किसी के घर के आयोजनों में समारोह में शामिल होते, किसी भी व्यक्ति के घर के समारोह आयोजन में शामिल होते तो उनके दुख और तकलीफ के बारे में जरूर पूछते। घर परिवार के दुख और तकलीफ के बारे में, हालचाल के बारे में पूछते। कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। और ये बातें कब याद आती हैं लेखक को? जब लेखक की इकलौती बेटे, जब लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के इकलौती बेटे और पत्नी और पुत्र की जब मृत्यु हुई, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पत्नी और पुत्र की जब मृत्यु हुई, जब उस समय जब फादर कामिल उस शोक सभा में शामिल हुई, उस शोक सभा में जब शामिल हुए, लेखक की मतलब जब पत्नी भी नहीं रही और पुत्र भी नहीं रहा, उस शोक सभा में जब लेखक फादर कामिल की उपस्थिति रही थी, तब उनके मुख से विरल शांति को देखा। उन्हें सांत्वना भरे जो शब्द हैं, सांत्वना मतलब एक ढांढस बंधाना, उन्हें पैसेंस देना। जब शोक सभा में जब उपस्थित हो जाता है तो हमें पैसेंस देते हैं, मतलब जो ईश्वर को प्यारा हो चुका होता है उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और संबल प्रदान करते हैं। किसको? उसके परिवार को संबल प्रदान करते हैं। तो ऐसा ही संबल उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को दिया। इस भावना को देख करके लेखक ने सोचा कि उनकी मुख से झरती विरल शांति, उनके मुख से झरती मतलब मुख से निकलती हुई विरल शांति, क्या वो कम समय के लिए ही मिलती हो, विरल शांति उन्हें महसूस होती थी। किसको महसूस होने लगी? लेखक को महसूस होने लगी। जब फादर कामिल लेखक की पत्नी और बच्चे की मृत्यु हुई तो उस शोक सभा में जब फादर कामिल बुल्के शामिल हुए तो उन्हें उनके मुख से सांत्वना भरे दो शब्द जो हैं उनके मुख से जो निकले, तो ऐसा लगा कि उनके मुख से विरल शांति झर रही हो, निकल रही हो, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। ऐसा लगता है कि जो गहरी तपस्या में लीन हो और गहरी तपस्या में लीन होने के बाद जो उसके मुख मतलब भगवान ने उसे कोई ऐसी शक्ति प्रदान की हो तपस्या करने वाले को, और जब वो शख्स किसी अपने चाहने वालों के या किसी भी उत्सव या आयोजन में शामिल होता हो तो उसके मुख से दो शब्द सुनना भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मुख से क्या निकल रही हो? शांति और सांत्वना के जादू भरे शब्द निकल रहे हों, शांति और सांत्वना के जादू भरे शब्द निकल रहे हों। तो फादर कामिल बुल्के में भी ऐसी क्या थी? शक्ति थी। क्या शक्ति थी? कि ऐसा लगता था कि उन्होंने गहरी तपस्या की है और उस गहरी तपस्या से उनके मुख से जो सांत्वना के और शांति भरे जो शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं, वो किसी गहरी तपस्या से के कारण ही निकल रहे हैं। यहाँ पे दो कारण हैं फादर में। कौन से स्वभाव? पहला स्वभाव है जब वो किसी अपने चाहने वाले के घर के आयोजन और उत्सव में शामिल होते तो घर परिवार के दुख और तकलीफ के बारे में वो जरूर पूछते थे। पहली बात तो ये। और ये लेखक ने कब और ज्यादा सार्थक लगा, लेखक को कब ज्यादा और सार्थक लगा? जब लेखक की पत्नी पुत्र की मृत्यु हुई, जब उस शोक सभा में जब फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति दर्ज हुई, तब उस समय फादर कामिल के मुख से निकले सांत्वना के दो शब्द जो हैं उन्हें ऐसे प्रतीत होने, लेखक को ऐसा महसूस होने लगा कि वो किसी गहरी की फादर कामिल बुल्के जो हैं किसी लंबी तपस्या को करने के बाद आए हैं और उनके मुख से ये जादू भरे जो शब्द जो हैं उन्हें क्या करते थे? मतलब लेखक को क्या करने लगी? शांति, मतलब लेखक को शांति देने लगी। लेखक को क्या करने लगी? शांति देने लगी। और ऐसा लगा कि वाकई में फादर कामिल बुल्के जो हैं किसी ईश्वर के द्वारा दिए गए मतलब आशीर्वाद के कारण, ईश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण जो है ईश्वर के कोई दूत हैं और वो हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे दुख दर्द को क्या है दूर करने की क्या कर रहे हैं? हर चेष्टा कर रहे हैं। दुख दर्द करने के लिए ही वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दुख और दर्द दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
तो बच्चों अभी आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक भाग 2 में आज इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक भाग 3 को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम और आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।